मैं सुनील उदैया, संस्थापक विप्र महासभा राजस्थान। मैं डॉक्टर सोमेंद्र सारस्वत, प्रदेश अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ विप्र महासभा राजस्थान। मैं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, कंसल्टेंट ईएनटी एंड हेड नेक सर्जरी, सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे हम रोजमर्रा में देखते हैं और ये एक बड़ी समस्या भी है, खर्राटे लेना। जी सर। तो ये खर्राटे क्या है? क्या ये एक बीमारी है? क्या ये बड़े लोगों में ही होती है, बच्चों में होती है? इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या हैं और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हम इसका क्या इलाज करें? हम किससे कंसल्ट करें? हमें सूचना नहीं होती तो हमें पता भी नहीं चलता कि भाई दिक्कत क्या है और हम किसको कंसल्ट करें, क्या ट्रीटमेंट कराएं। तो उसके बारे में आप थोड़ा हमें गाइड करें। जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जो खर्राटे हैं वो आज के टाइम पे एक लाइफ स्टाइल डिजीज हो गई है, लेकिन ये ऐसी चीज हो गई है कि लोग ऐसा मानते हैं कि जिनको खर्राटे आते हैं, मतलब उनको लगता है कि उनको शायद बहुत अच्छी नींद आ रही है कि वो खर्राटे लेकर सो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। तो इसके लिए अगर हम बेसिक चीज को समझे तो खर्राटे क्यों आते हैं, तो अगर अपन देखें अपने जो सांस के लिए जो अपने भगवान ने अपने को रास्ता दिया है, जो नाक है वो भगवान ने अपनी सांस लेने के लिए दी है। तो नाक है, नाक के पीछे का हिस्सा जिसको अपन नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, मुंह में अपने जीभ के पीछे का हिस्सा ओरोफेरिंक्स, और उसके बाद में अपना लैरिंक्स है और सांस के लिए ट्रैकिया और फेफड़े हो जाता है। बिल्कुल। तो इस पूरे रास्ते के अंदर अपने के एयर का फ्लो है वो कंटिन्यू चलता रहता है सांस लेने के लिए। तो जब भी अगर ऐसा कोई भी कारण होता है जिसके अंदर इस सांस के रास्ते में कहीं भी थोड़ी भी रुकावट हो, या फिर अपने गले के अंदर के अपने तालू की जो मसल्स हैं उनकी टोन कम हो जाए, वो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाए, तो जी। उस कंडीशन में जब भी हम सांस लेंगे तो एक आवाज के साथ सांस निकलता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर किसी आदमी के नाक के अंदर हड्डी टेढ़ी है, या फिर नाक के अंदर मांस पड़ा हुआ है, जी बिल्कुल। या फिर उसके जीभ है बहुत ज्यादा बल्की है, तो क्या होता है कि जब भी वो पेशेंट सोता है तो जीभ जो बल्की हिस्सा है वो और भी पीछे की तरफ पुश हो जाता है। नाक उसकी बंद है पेशेंट की, तो पेशेंट जब सो रहा है तो उसको सांस के अंदर प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो एक ऐसी स्टेज आती है जिस टाइम पे उसकी सांस रुक जाती है, तो उस कुछ देर के टाइम पीरियड को अपन एपनिया बोलते हैं। एपनिया या हाइपोपनिया हो जाता है वो। उस टाइम पे हमारा ब्रेन जो है वो हमको सिग्नल देता है कि आपको सांस नहीं आ रही है, आप सांस लो। फिर अचानक से हमारी मसल से सारी एक बिल्कुल अलर्ट स्टेट में आती है और एक प्रेशर के साथ हम सांस लेना चालू करते हैं। तो वो जो सांस है वो खर्राटे के रूप में आवाज के तौर पे निकलता है। जी। आपने ये भी पूछा कि जो खर्राटों की परेशानी केवल बड़ों में ही होती है, बच्चों में भी होती है। जी। तो सर देखो, खर्राटों का एक जो बहुत बेसिक जो कारण है बड़ों में अगर बात करें तो ओबेसिटी, मोटापा जो है बहुत ही मेन कारण है। क्योंकि अगर कोई भी आदमी है, अगर उसमें वजन बहुत ज्यादा होगा, ओबेस होगा, तो उसके अंदर अपनी मसल्स का मास भी ज्यादा होगा, टंग बहुत ज्यादा बल्की होगी, तो उसकी वजह से खर्राटे उसमें आते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर क्या होता है सर, कि जैसे अपने बच्चों में जन्म के साथ कुछ लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। जैसे अपने नाक के पीछे एडिनोइड्स होते हैं, गले में टॉन्सिल होते हैं। तो ये जो एडिनोइड्स होते हैं एक एज के बाद, लगभग 5 से 6 साल की एज के बाद अपने आप साइज में रिग्रेस होना शुरू हो जाते हैं, और एक लगभग 8 से 10 साल के बाद ये पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चों में किसी कारणवश एलर्जी, इन्फेक्शन, इनकी वजह से जी। अगर वो एडिनोइड्स कंटिन्यू बने हुए हैं, उनका साइज अगर ज्यादा है, तो वो बच्चे को सांस लेने में परेशानी क्रिएट करते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चों को नाक से सांस नहीं आता है, बच्चे मुंह खोल के सांस लेते हैं। जी। दूसरा, एक बच्चों में कॉमन कंप्लेन होती है कि कई पेरेंट्स आके हमारे पास बोलते हैं कि सर हमारे बच्चे के हर 2-3 महीने में खांसी, जुकाम, बुखार बहुत फ्रिक्वेंटली रहता है। हमारा बच्चा नाक बंद करके, मतलब नाक से सांस नहीं ले पाता है। रात को जब भी सोता है इसका मुंह हमेशा खुला रहता है। रात को सोते समय बच्चा एक पोजीशन में नहीं सो पा रहा है, वो कंटिन्यू अपनी पोजीशन है उसको चेंज करता रहता है, जिसको अपन डिस्टर्ब स्लीप बोल रहे हैं। तो इन सब के जो कारण है, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, इन सब की वजह से एक बच्चा जो है अगर वो नींद पूरी नहीं कर पाएगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसकी अगर डिस्टर्ब स्लीप रहेगी तो जब वो सुबह उठेगा तो माइंड फ्रेश नहीं रहेगा उसका। एक उनको मॉर्निंग हेडेक का सिम्टम चालू हो जाता है। दूसरा, बच्चों के अंदर अगर नींद पूरी नहीं होगी तो उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो अगर कोई भी बच्चा मुंह खोल के सांस ले रहा है तो उसका जो फेस अगर आप देखोगे तो आप उसको दूर से देख के बता सकते हैं कि ये बच्चा मुंह से सांस लेता है। उसमें क्या देखेंगे अपन, एक तो उसका मुंह खुला रहेगा, उसका जी। जो फेस है वो लॉन्ग फेस हो जाएगा। दूसरा, अगर अपन मुंह खोल के देखें, तालू जो है उसका नॉर्मल जो तालू अपना यू शेप होता है, पर बच्चे में हाई आर्च पैलेट हो जाता है, वी शेप तालू हो जाता है उसके अंदर। जी। और उसके जो दांत हैं उनकी भी प्रॉपर सही तरीके से उनका अलाइनमेंट नहीं हो पाता है। जो उनके टेढ़े मेढ़े दांत होना, ये सारी जो फीचर्स है एडिनोइड फेसिस की तरफ इशारा करते हैं।
दूसरा, बड़े जो हैं उनके अंदर क्या होता है, बड़ों को सबसे रिस्क क्या होता है कि बड़े जब भी वो ही बोलते हैं सर मैं ड्राइविंग नहीं कर पाता हूँ, मैं जब भी ड्राइव कर रहा हूँ मुझे हर थोड़ी देर में नींद आने लग जाती है क्योंकि वो रात को सही से नहीं सो पा रहा है। तो इन सब कंडीशन की ये सारी चीजें हैं जो अपने खर्राटों को, स्लीप एपनिया जिसको अपन बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसका इम्पैक्ट है जो उनकी बॉडी पर पड़ रहा है। दूसरा एक आजकल बहुत कॉमन चीज है कि सर कि जैसे रात को कोई भी आदमी अपन बोलते हैं कि वो रात को बेचारा सोया था लेकिन उसको साइलेंट अटैक आ गया, सुबह उठ ही नहीं पाया। तो इसका भी एक बहुत कॉमन रीजन खर्राटे और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। अच्छा। क्या होता है सर, जैसे अगर रात को अगर कोई भी आदमी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट है, उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करने के लिए अपने हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, उसको ज्यादा पंप करना पड़ेगा। तो कोई पेशेंट है अगर वो सो रहा है, उसको कुछ देर के लिए सांस नहीं आया, ब्रेन से सिग्नल मिलता है कि इसको सांस नहीं आ रहा है, हार्ट अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, हार्ट ज्यादा पंप करता है। तो उस कंडीशन में कई बार पेशेंट क्या होता है, सोता ही रह जाता है, उसको कई बार ब्रेन से सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाया या उसका हार्ट उतना अच्छे से एफर्ट नहीं कर दे इसका पाया। करवट से भी कोई संबंध होता है क्या डॉक्टर साहब, सीधे सोना या करवट लेके सोना? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। उसके अंदर क्या होता है वही मैं आपके आगे बता रहा हूँ। इसके लिए क्या करते हैं, अगर किसी भी पेशेंट को अगर खर्राटे आ रहे हैं तो उसके अंदर बेसिकली उसको डायग्नोज करने के लिए अपन को दो चीजें चाहिए होती है। गोल्ड स्टैंडर्ड है वो होता है स्लीप स्टडी। स्लीप स्टडी में क्या होता है सर, कोई भी पेशेंट है उसकी अगर को स्लीप स्टडी करानी है तो जो टेक्नीशियन है वो पेशेंट के घर जाता है। जब पेशेंट रात को सो रहा है उस टाइम पे कुछ मशीन से वो अपन लगाते हैं उसके, उस पर अपन को क्या चेक करना है बेसिकली कि सोते समय उसका ब्लड प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल है वो कितना है, कि वो सोते टाइम जैसे अपन ने देखा कि एसपीओ2 का लेवल जो नॉर्मली 95 से 100 के बीच में होना चाहिए। पर कई बार कुछ पेशेंट है जो सोते हैं उनका ऑक्सीजन का लेवल 70-60% तक भी चला जाता है। तो उस टाइम पे उसके जो ब्रेन है वो हाइपोक्सिक स्टेट में चला गया है। दूसरा ये है कि सर उस टाइम पे जब वो सो रहा है तो उसकी ईसीजी की क्या-क्या चेंजेस उसके ईसीजी में आ रहे हैं और किस करवट लेने पर उसकी खर्राटे की टेंडेंसी बढ़ रही है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अगर सुपाइन पोजीशन में हैं तो उनको खर्राटे ज़्यादा आ रहे हैं, पर किसी एक साइड अगर करवट ले लेते हैं तो खर्राटे उनके कम हो जाते हैं। तो स्लीप स्टडी के आधार पे उसकी सारी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपन ये डायग्नोज बनाते हैं कि इस पेशेंट के खर्राटे कितनी सीवियर हैं, कितना सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ग्रेड का इसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो अपन घर पे मशीन से ये जांच करवा हाँ सकते सर, टेक्नीशियन है वो घर पे आता है, पूरी मशीन लगा के जाता है, रात भर वो मशीन लगी रहती है, सुबह वो आता है, सारी रीडिंग नोट करता है, फिर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करता है। हैं? ओके, ये ओके अच्छा है। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपन को, और इससे अपन को ये भी पता चलता है कि इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को उस पेशेंट के हार्ट पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ उसके हार्ट में चेंजेस आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो सारी चीज़ें अपन को ये देखनी अपने होती है। हॉस्पिटल की तरफ से ये जांच वगैरह उपलब्ध हाँ है? सर, बिल्कुल, ये जाँच अपनी तरफ से अवेलेबल है, जो भी टेक्नीशियन है हम अवेलेबल करवा देते हैं, इस वो जांच घर का पे डॉक्टर साहब जाके। नाम क्या है? इसको सर अपन पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी अपन बोलते हैं इसको। ओके। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया खर्राटे को डायग्नोस करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड चीज है। और इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब फिर खर्राटे का? सर इसके इलाज के लिए अपन को क्या करना होता है, सबसे पहले अपन को इसका कारण अपन को पता करना है कि अगर बच्चे के अंदर अगर खर्राटे आ रहे हैं तो उसके अंदर एडिनोइड बढ़े हुए हैं या उसमें टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं या नाक के अंदर कोई मांस, कोई हड्डी टेढ़ी है, क्या रीजन है उसका। हम्म, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है सर, ये अपन ने स्लीप स्टडी अपन ने करा दी, एक अपन नाक का सीटी स्कैन कराते हैं नोज की एनाटॉमी देखने के लिए। हम्म, उसके बाद में अपन एक डाइस होता है सर, डाइस जिसको अपन बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड स्लीप एंडोस्कोपी। जिन भी पेशेंट को खर्राटे आते हैं उनके अंदर डाइस को करवाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, डाइस में अपन क्या कर रहे हैं सर, पेशेंट को अपन हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ओटी में अपन लेते हैं, कुछ ड्रग्स है वो अपन दे के पेशेंट को नेचुरल स्लीप अपन इंड्यूस करते हैं कि पेशेंट जैसा नेचुरल घर पे सो रहा है उतनी ही स्लीप उसकी इंड्यूस हो। और उस समय अपन एक एंडोस्कोप आता है उसको अपन पेशेंट की नाक से इंड्यूस करते हैं और फिर अपन उसके अंदर जाके देखते हैं कि जब पेशेंट सो गया है तो उस टाइम पे उसके किस किस जगह रुकावट आ रही है सोते समय पे, कहाँ कहाँ उसके सांस के रास्ते में ब्लॉकेज आ रहा है। अपन देखते हैं उसकी जीभ है, अगर ज्यादा बल्कि है, जीभ ने पूरा सांस का रास्ता बंद कर दिया है। अपने तालू की मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा बल्कि उन्होंने उसके सांस का रास्ता बंद कर दिया है। तो उससे फिर अपन को इस जांच के बाद अपन को ये डिसाइड करना है कि अपन ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शन क्या लेना है। ऑप्शन देना है? तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सर अपने पास सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है एडल्ट में, वो वेट कंट्रोल है। वो बहुत जरूरी है, अपन चाहे सर्जरी करें या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, अगर वेट कंट्रोल नहीं है तो अपने किसी भी ट्रीटमेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आ सकते। तो पहली एडवाइस हम पेशेंट को यही देते हैं कि आप फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो, डाइट कंट्रोल करना है आपको, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, वो सब चीजें बहुत जरूरी है।
उसके बाद में दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन इसके पास दो है सर अपने पास। एक तो एक मशीन आती है, बाईपैप या सीपैप मशीन आती है। दूसरा अपना सर्जिकल ऑप्शन। तो जो बाईपैप सीपैप मशीन है उसके अंदर अपन को क्या करना है कि पेशेंट जब सोता है तो उस टाइम एक मशीन, एक मास्क जैसी मशीन आती है, वो अपन पेशेंट के लगा देते हैं। तो वो मशीन क्या करती है सर, एक प्रेशर के साथ एयर को पेशेंट के पुश करती है। तो जैसे उसका एयरवे बंद होने वाला होता है, मशीन सेंस करती है उसको और प्रेशर के साथ एयर अंदर जा रही है, तो रास्ता खुल जाता है, पेशेंट कंफर्टेबली सो पाता है। पर इस मशीन का फायदा सर जब है जब अंदर कोई रुकावट नहीं है। जैसे अगर मान लो कोई नल है, अपन ने पाइप लगाया, अगर अपन उस पाइप को बीच में बंद कर देंगे तो अपना कितना ही तेज अपन नल खोल दें नहीं जाएगा। तो वही बात है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट और इसके अंदर जो सर्जिकल है एक मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच है। इसके अंदर ईएनटी, डेंटिस्ट, इन दोनों का बराबर रोल होता है इसके अंदर सर। तो सर्जरी में बेसिकली अपन को अगर नाक के अंदर कोई भी रुकावट है तो उसको अपन सही करते हैं। नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है, नाक में मांस पड़ा हुआ है, जहाँ भी रुकावट है, जहां भी उसको अपने अपन रुकावट सर्जरी है से उसको अपन ठीक करते हैं। उसके बाद में फिर अपन देखते हैं कि पेशेंट को बाईपैप मशीन की नीड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं सर। अच्छा, एक बताओ डॉक्टर साहब, ईएनटी से रिलेटेड जो एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, जी सर। वोकल कॉर्ड। जी हर सर, व्यक्ति की एक आवाज अलग होती है, किसी बिल्कुल की लाउड साउंड होता है, किसी का लाइट साउंड होता है, बिल्कुल सर। और कई बार बोलते 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 आवाज भर्रा जाती है या बिल्कुल ही चौक हो जाती है। तो वो क्या कारण है, मतलब क्या रीजन है और क्यों होता है ऐसा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर क्या है कि अपने आवाज जो है बोलना है, उसके अंदर अपने वोकल कॉर्ड जो आपने बताया कि उनका मेन फंक्शन होता है कि अपने दो वोकल कॉर्ड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड का, उनका मूवमेंट होता है, उन दोनों के प्रॉपर ठीक से मूवमेंट है। और बात करने पे जब भी पेशेंट बोल रहा है वो दोनों बिल्कुल आपस में पूरी तरह टच होने चाहिए, तो अपनी एकदम ठीक साउंड, ठीक से आवाज निकलती है। पर क्या होता है सर, जैसे कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनके अंदर ज्यादा बोलने का काम होता है और तेज बोलने का काम होता है। जैसे टीचर्स है, सिंगर्स है, पॉलिटिशियंस है, इनको लगातार बोलना होता है, तेज बोलना होता है। तो उन कंडीशन में क्या होता है सर, अपने जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके जो मूवमेंट जो होते हैं वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से किसी भी एक वोकल कॉर्ड पे इंजरी हो जाती है, तो जिसकी वजह से वहां पे एक छोटी सी स्वेलिंग, जिसको अपन वोकल नोड्यूल बोलते हैं, वो बन जाता है। तो इस वोकल नोड्यूल को इसीलिए अपन टीचर्स नोड्यूल या सिंगर्स नोड्यूल भी अपन बोल देते हैं। तो सर बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी पेशेंट को चेंज इन वॉइस की अगर कंप्लेन है तो उसको तुरंत ईएनटी डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि चेंज इन वॉइस जो है कई बीमारियों का सिम्टम है। उसके अंदर अपने वोकल कॉर्ड पे कोई बिनाइन रीजन भी हो सकता है जो कि ज्यादा खतरनाक नहीं है, एक वोकल नोड्यूल बना या वोकल पॉलिप बना। दूसरा, कई ऐसे, जैसे कोई पेशेंट अगर क्रोनिक स्मोकर है, कंटिन्यू बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनके अंदर चेंज इन वॉइस एक कैंसर का भी इनिशियल सिम्टम है। तो इसलिए इस सिम्टम को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें अपन को ध्यान क्या रखना है सर कि जब भी अगर अपन बात कर रहे हैं तो एक तो अपन को बहुत तेज स्ट्रेन नहीं लाना है, वो इसमें बिल्कुल धीरे आवाज में, नॉर्मल आवाज में बात करना है, लगातार नहीं बोलना है। जिस भी पेशेंट को ऐसी कंप्लेन होती है कि जिनके मान लो अर्ली वोकल नोड्यूल है, हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपको लगातार नहीं बोलना है, धीरे धीरे बोलना है। बोलने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, जिससे कि आपके वोकल कॉर्ड ड्राई ना हो। तो अगर ड्राई हो जाएंगे तो इरिटेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट है क्या जो अपनी आवाज को लाउड बना सके, साउंड को लाउड बना सकते? सर साउंड को लाउड बनाने के लिए क्या होता है कि जैसे अपन, कुछ लोग ऐसे होता है, जैसे अगर कोई लड़का है, उसमें कई बार ऐसा होता है वो बोलता है कि सर मेरी आवाज है थोड़ी लड़कियों जैसी है, हाई पिच वॉइस है। कई बार लड़कियों की आवाज उनकी तरह नहीं होती है, तो उसके अंदर सर अपन वोकल कॉर्ड की थायरोप्लास्टी अपन करते हैं। अच्छा। तो थायरोप्लास्टी से अपन क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड के जो मूवमेंट है उनको अपन थोड़ा और बेटर बना के वॉइस को और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी अगर वोकल नोड्यूल है, वोकल पॉलिप है, तो इनके लिए भी अपन अपने माइक्रो लैरिंजियल सर्जरीज होती हैं जो एंडोस्कोप के थ्रू की जाती है, लेजर से की जाती हैं। उस वोकल नोड्यूल को अपन हटा देते हैं। उसके बाद में स्पीच थेरेपी के लिए हम जरूर बोलते हैं पेशेंट को कि वो उनको ट्रेनिंग देते हैं कि सर्जरी के बाद आपको किस तरह से थेरेपी लेनी है, किस तरह से बोलना है। तो एक डॉक्टर साहब एक बात बताओ, जैसे सर्दियों में या बारिश के समय जी सर। कई पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनका ये हिस्सा हम्म। स्वेलिंग आ जाती है, जी दर्द सर। होता है, यस सर। और वो दर्द गले तक भी हो जाता है, बिल्कुल और उससे वो काफी परेशान रहते परेशान हैं। रहते हैं, बिल्कुल तो सर। वो क्यों क्यों क्या कारण रहते हैं उसमें? सर उसमें ऐसा होता है कि देखो, सर्दियों में बारिश के टाइम पे पेशेंट्स के अंदर अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, जो जनरली भाषा में बोलते हैं खांसी जुकाम, ये कॉमन होता है। और सर जब भी कोई भी अगर वायरल की वजह से अगर खांसी जुकाम हो रहा है तो अपने यहाँ दोनों तरफ पैरोटिड ग्रंथियां होती हैं।
तो क्या होता है सर, वायरल इन्फेक्शन की वजह से पैरेटल ग्रंथियों के अंदर सोजन आ जाता है। तो पेशेंट जो बोलता है कि सर मेरे पहले एक साइड सोजन आया, 3 या 4 दिन बाद दूसरी तरफ भी उसको सोजन आ जाता है और पेनफुल सोजन होता है, वो स्वेलिंग होती है। तो जिसको अपन एक्यूट पेरोटाइटिस बोलते हैं, जो जनरली कोई भी वायरल इन्फेक्शन के सेकेंडरी होता है। तो इसके अंदर सर यही होता है कि पेशेंट को अपन कुछ वीक के लिए, 1 वीक के लिए अपन उसको एंटीबायोटिक का अपन ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा, अपन पेशेंट को अपन थोड़ा खट्टी चीजें ज्यादा खाने के लिए प्रमोट करते हैं। ज्यादा खानी हाँ चाहिए। सर, अच्छा। एक्चुअली क्या होता है कि अगर एक्यूट कंडीशन है तो उसमें खट्टी चीज ज्यादा खानी चाहिए, क्योंकि उससे अपने सलाइवा के सीक्रेशन अगर बढ़ेंगे तो इन्फेक्शन जो ड्रेन आउट हो जाएगा। जबकि कई लोगों में ये भ्रांति है कि खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए उस समय। वो सर वो होता है क्रोनिक कंडीशन में। अगर वो लंबे टाइम तक अगर अपने सलाइवा ग्लैंड के अंदर अगर सोजन है, सीक्रेशन भरे पड़े हैं, क्रोनिक कंडीशन है, लगभग 3 से 4 महीने से ज्यादा हो गया है, तो खट्टी चीजें खाना नुकसानदायक करेगा, क्योंकि फिर वो लार अंदर इकट्ठी हो रही ठंडी है। चीज से भी कोई असर होता है? ठंडी चीज सर ये कि अपने खांसी जुकाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नहीं, इस प्रॉब्लम के लिए? नहीं सर, अगर आपके किसी पैरोटिड ग्रंथि के अंदर सोजन है तो इसके अंदर ठंडे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों में कुछ इस तरह की समस्याएं आ रही है, कम सुनने की या जी सर। डीफ एंड डम्ब की आती है, यस। और वो टाइमली उसका पता नहीं लग पाता है। कैसे पेरेंट्स जज करें कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है या कम सुन रहा है या इस तरह की ये प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका कैसे पेरेंट्स ध्यान रखें या कैसे उसको डायग्नोसिस करें? जी सर, एक्चुअली जैसे आजकल अपने यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है सर, यूनिवर्सल नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर क्या है सर, अगर आपने यहाँ पे कोई भी बच्चा, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवर हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवर हो, उसका जन्म के तुरंत बाद एक हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट होना बहुत जरूरी है। उस टेस्ट को अपन OAE, ऑटो एक्रोस्टिक एमिशन टेस्ट अपन बोलते हैं। तो वो हर बच्चे का बाय डिफॉल्ट किया जाता है। अगर नहीं किया जा रहा है तो ये चीज पेरेंट्स को भी ध्यान रखनी चाहिए कि वो इस चीज को इंश्योर करें कि जहाँ भी उनके बच्चे का बर्थ हुआ है वहाँ पे वो टेस्ट हुआ या नहीं हुआ। तो उस टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, अगर वो टेस्ट की रिपोर्ट अगर बिल्कुल नॉर्मल आती है तो अपन को ठीक है। मतलब बाई बर्थ ही ये पता लगा सकते हाँ हैं? सर, बिल्कुल बिल्कुल, बाई बर्थ विद इन 24 आवर्स ये टेस्ट अपन कर देते वो हैं। अपने यहाँ है, वो बिल्कुल सर, अवेलेबल है? बिल्कुल सर, वो टेस्ट अपने अवेलेबल टेस्ट है। हो जाता है। और वो बहुत बेसिक टेस्ट है, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं करना है, बच्चे के जाके अपन एक छोटा सा एक मशीन टाइप के वो अपन लगाते हैं और उसकी तुरंत उसकी रिपोर्ट आ जाती है। क्या पेरेंट्स में अवेयरनेस इस बात को लेकर बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जब पता लगता है जब तक काफी देर हो जाती है। और सर दूसरा इसमें यह है कि फिर धीरे धीरे, जैसे सपोज अगर कहीं जगह ऐसी है, कोई दूर दराज गांव के एरिया जहाँ पे टेस्ट अवेलेबल नहीं है, उसमें यह है कि जैसे जनरली क्या होता है, अपने घर में अपन बच्चों को कोई भी सामान गिर रहा है, बर्तन गिर रहा है, तो अपन इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चा उस साउंड की तरफ कुछ ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर थोड़ा भी अगर डाउट लगता है कि नहीं यार हमको लग रहा है, तो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स वेट करते हैं, नहीं अभी तो बच्चा छोटा है, 1 साल तक वेट करेंगे, 2 साल तक वेट करेंगे। तो ये कंडीशन ऐसी है सर कि इसका जितना जल्दी अपन पता लगा लेंगे उतना ही अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। जांच है तो फिर तो करा लेंगे। बिल्कुल। तो अगर मतलब ऐसा है कि जो गाइडलाइंस है वो ये बोलती है कि अगर अपन 9 महीने के बच्चे का अगर अपन इस कंडीशन में अगर इलाज करा लेते हैं, कुछ सर्जरी जो जैसे जिसको अपन कोक्लियर इम्प्लांट बोलते हैं, वो अगर अपन कराते हैं, तो बच्चे के जो रिजल्ट हैं इतने अच्छे होते हैं कि बच्चा ऑलमोस्ट नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाता है। आखिर में डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, घरेलू उपाय बताएं कि आम जनता कैसे अपने गले को साफ रखे, सही रखे, और जिससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। घर में क्या क्या सावधानियां और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सर इसके लिए ये है कि मेन सबसे जरूरी जो चीज है अपने शरीर के लिए पानी है। तो एक तो ये है कि सर आदमी को पानी जो है वो दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी उसको पीना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पानी अपन एक साथ पी लें, थोड़ा थोड़ा करके सिप वो वाटर है वो आदमी को लेते रहनी चाहिए। दूसरा ये कि सर अगर गले में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक ये धारणा होती है कि लोग बाग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गार्गल करना, गरारे करना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो वो सर उसके भी कुछ इंडिकेशंस है कि पर्टिकुलर किस कंडीशन में कर रहे हैं और किस कंडीशन में नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज उसके लिए अगर गले में ऐसा लग रहा है कि अपन को थोड़ा फेरिंजाइटिस है, अपन को थ्रोट पेन है, तो उस कंडीशन के अंदर एक बार अपन को डॉक्टर से कंसल्ट भी करना चाहिए। दूसरा ये सर कि अपन को बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म, दोनों ही तरह की चीजें नहीं देनी चाहिए। जैसे अपन क्या करते हैं, कई बार अपना गले में दर्द है, अपन को लगता है कि अपन गरम गरम पानी पी लें, गरम चाय अपन पी लें, तो उससे वो इरिटेशन और ज्यादा बढ़ता है, अंदर की जो चमड़ी है उसको नुकसान पहुंचता है, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी पिए। बहुत ज्यादा स्पाइसी मसालेदार चीजें, तली हुई चीजें, इनका सेवन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए सर। और आजकल जो फास्ट फूड जो चल रहा है इसका सेवन कम से कम करना चाहिए सर, क्योंकि इसके अंदर मार्केट में जो भी चीजें अवेलेबल हैं उसमें वो क्या चीजें यूज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अपन को भी नहीं पता है सर।
तो इसलिए जितना अपन घर की चीजें अपन यूज करेंगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा अपने लिए। डॉक्टर साहब, क्या एक कॉमन मैसेज आम जनता के लिए आप देना चाहेंगे ईएनटी से रिलेटेड, जो सावधानियां रखें लोग और अवेयरनेस उससे पैदा हो? सर आज का मैसेज ये है कि एक तो सबसे जरूरी अपन ने जो बात की है वो खर्राटों के बारे में बात की है। तो खर्राटे की जो समस्या है उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो। अगर आपका बच्चे को बार बार खांसी जुकाम या मुंह खोल के अगर आपका बच्चा सोता है तो आपको तुरंत एक ईएनटी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और एडल्ट बड़ों को भी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपके खर्राटे आ रहे हैं तो ये एक चीज है जो आगे जाके आपके बीपी, कार्डियक प्रॉब्लम, इन चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। तो इसको इसी स्टेज में आप तुरंत एक डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको तुरंत इसका इलाज और तुरंत इसका निवारण है वो ढूंढना चाहिए। दूसरा ये सर कि एक हमको अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको मॉडिफाई करना चाहिए। हमारे जो ओबेसिटी है उसको अपन को पूरा कंट्रोल में रखना चाहिए। वेट मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी है। डाइट के अंदर हम हेल्दी फूड लें, रोज मॉर्निंग वॉक है उसको हम कंटिन्यू करें, फिजिकल एक्टिविटी है वो हमारी कंटिन्यू रहनी चाहिए सर। बहुत बहुत Yes, sir. धन्यवाद डॉक्टर बड़ा साहब, अच्छा लगा आपकी आपने नहीं सर, सूचना बिल्कुल का। बिल्कुल सर। अवेयरनेस के लिए जानकारियां दी, इसके लिए धन्यवाद।